सादर, मैंने अनम्यूट किया आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा डाउट ये था लास्ट लेक्चर में जब आपने बेस क्लास पॉइंटर वाला जो हमें कॉन्सेप्ट बताया था, हाँ। सर उसमें आपने सबसे पहले पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बनाया और उसमें एक डायनेमिकली आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर उसको आपने पॉइंट करवाया था। तो सर मुझे ये पूछना था कि सर वो इग्नोर हो जाती है वो जो स्टेटमेंट है, कौन जैसे सा? आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसे बताया था कि वो डिले होना चाहिए, बाइंडिंग जो लेट बाइंडिंग होनी चाहिए। हाँ, मतलब जिस लेट बाइंडिंग होना चाहिए, नहीं इग्नोर क्या हो जाता है, क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे आपने वहाँ पे लिखा था पी असाइंस न्यू ए, हाँ। तो सर आपने बोला था कि कंपाइलर को अभी तक ये पता नहीं चला कि पी में किसका एड्रेस आया। हाँ, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो कोई एड्रेस होती ही नहीं है। ये सब तो रन टाइम पे जनरेट होंगे जब मेमोरी मिलेगी। मेमोरी मिली ही नहीं अभी, तो एड्रेस कहाँ से आ गया? और सर मेरा एक और डाउट था कि जो एसएमए वाले वेरिएबल्स होते हैं जो डीएम में, उन सभी को रन टाइम पे मेमोरी मिलती है, किसी को ऑब्वियसली। कंपाइल आप एक बात बताओ, कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूशन होता है क्या? नो सर, वो बाद में हुआ। हाँ, कंपाइल टाइम तो मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है सिर्फ। यस सर। एग्जीक्यूशन जब होता है तब प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है, और जब प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है तभी तो उसी के अंदर वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी ना। ओके सर। और सर मेरा एक और डाउट था, आपने लिखा था पी एरो F1, हाँ। तो सर ये जो F1 मतलब फंक्शन कॉल हुआ है ये एक एक्शन स्टेटमेंट है, हाँ। तो सर ये भी मतलब रन टाइम पर एग्जीक्यूट होगी। हाँ। तो सर जब ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट होगी तो फिर तो सर ये ऑलरेडी लेट नहीं होगी, मतलब अगर रन टाइम पर ये एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर हमें इसको वर्चुअल बनाने की मतलब क्यों जरूरत है? वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन क्या एग्जीक्यूट होना है ये कंपाइल टाइम पे तय हो चुका है। आप ट्रेन से सफर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर 5 जनवरी को, लेकिन रिजर्वेशन तो आज करा लिया ना कि कौन सी सीट पे बैठोगे। यस सर। तो डिसीजंस कंपाइल टाइम पे हो गए हैं, अगर अर्ली बाइंडिंग हो रही है तो। लेकिन ओके सर। एग्जीक्यूट तो वो तभी होगा जब रन हो रहा है प्रोग्राम, ओके सर, है मतलब ना। सर रन टाइम पे भी कंपाइलर ही चल रहा है, नहीं, रन टाइम पे कंपाइलर नहीं चल रहा है। कंपाइलर का काम तो खत्म हो जाता है कंपाइल होने के बाद। लिंकर करेगा सर ये। लिंकर ने EXE फाइल बना दी, EXE फाइल को एग्जीक्यूट तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। ओके सर। पर एग्जीक्यूट करने में जो सीक्वेंस बन रहा है कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ तो कौन सा वाला चलेगा, ये तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका है। ओके सर, इसी को अर्ली बाइंडिंग इसी बोलते को हैं। अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। और सर आपने डिलीट पी लिखी थी, सर वो भी हाँ। रन टाइम पे होगी या कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होगी? डिलीट पी भी कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होगी, एग्जीक्यूशन तो रन टाइम पे ही होगा। ओके ओके सर। हाँ। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आदर्श अनम्यूट किया बेटा। हेलो। हाँ बोलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर हम सिंपल फंक्शन को वर्चुअल कर सकते हैं क्या? आप मेंबर फंक्शन को ही वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो। ओके सर। और एक डाउट है कि सर यहाँ पर जो पी इक्वल टू पी सेलेक्ट कर दिया कि ए टाइप का पी पॉइंटर को बना दिया सर, पी पर बी मेमोरी लोकेशन को बी पर फिर से बी लोकेशन पर बी का मेमोरी रख दिया सर। प्रीवियस क्लास का सर जो डाउट मैं समझा नहीं, पॉइंटर किसका बनाना चाहते हो? सर, पॉइंटर जो प्रीवियस क्लास में ए टाइप का पॉइंटर बनाया हाँ। तो सर उसके बाद क्या हुआ ना, पी पर बी का जो बी का ऑब्जेक्ट बनाया। ये सर बी पर बी क्लास का वेरिएबल स्टोर करते थे प्रीवियस क्लास पर। नहीं, ए क्लास का पॉइंटर बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका एड्रेस रखा पी में, है ना। ये सर। हाँ, ये कह रहे हो ना। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर पॉइंटर ए टाइप का है, वो कैसे बी टाइप का स्टोर कर सकता है? क्योंकि ए पेरेंट क्लास है बी की, इसलिए पॉसिबल है। ओके सर। है ना। बस ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अब मुझे एक चीज बताओ, अगर व्हीकल एक क्लास है, व्हीकल की चाइल्ड क्लास होगी कार, तो मैं कार को व्हीकल तो बोल ही सकता हूँ ना। जी सर। तो उसकी सब कैटेगरी तो है, इसलिए पेरेंट का पॉइंटर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ओके सर। ओके। सर मैं और एक डाउट था कि हम्म। सर जो एम्प्लॉय क्लास जो प्रीवियस विजिबिलिटी मोड पर सर जो एक प्रोग्राम बनाए थे कि यहाँ Yes. पर एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाई थी, उस पर ईएमपी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए थे। हाँ, तो सर यहाँ पे आप बोले कि ईएमपी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा ना उसी टाइम पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर होगा। बिल्कुल सही है। तो सर कैसे 4 वेरिएबल? तो यहाँ पर तो पर्सन पर 2 वेरिएबल प्राइवेट पर है, वो तो आ नहीं सकते ना। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में अंतर होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं उस लेक्चर। आप एक बार रिपीट में देखना विजिबिलिटी मोड वाला लेक्चर, उसमें मैंने अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क समझाया था। हम विजिबिलिटी मोड जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बात है, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड नहीं। आप मेन फंक्शन में ईएमपी बना रहे हो तो क्या प्राइवेट मेंबर्स उसके अंदर नहीं आएंगे? क्या ईएमपी ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स को जगह नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी ना। यस सर। अरे तुम कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? यस सर। उसके अंदर ए और बी बनते थे कि नहीं बनते थे? ये सब बनते थे। वो तो प्राइवेट थे, फिर कैसे बन गए? प्राइवेट हैं तो एक्सेस नहीं होंगे, बनेंगे तो जरूर ना। ये सर। ये सर। तो अवेलेबिलिटी अलग बात होती है और एक्सेसिबिलिटी अलग बात होती है। तो सर ये समझ सर। और डाउट है सर, ये सर हम एक फंक्शन कॉल टाइम पर हम इसका रिटर्न वैल्यू जब डिक्लेयर करते थे तो सर प्रॉब्लम क्या होता है? कहाँ पर रिटर्न डिक्लेयर कर रहे हैं? सर सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं f1, हाँ। तो यहाँ पर जब कॉल करते हैं ना तो इन मेन पर, तो उस पर हम लिख देते हैं int f1। कॉल करते हो तो इंट F1 क्यों लिखेंगे? सिर्फ F1 लिखेंगे। ऐसा मैं सोच रहा था कि मुझको किसी ने पूछा था ये डाउट, तो int f1 लिख देते हैं तो यहाँ पर एरर कुछ नहीं आता है। तो डिक्लेरेशन हुआ ना, वो तो फंक्शन का डिक्लेरेशन माना जा रहा है ना, इसलिए एरर नहीं आ रही। पर कॉल थोड़ी हुआ है वो। हाँ सर, समझा। वो तो मेन पर डिक्लेयर होगा। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सनी कुमार अनम्यूट किया बेटा। हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोलो। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था एक न्यू ए क्लास पॉइंटर बनाया था पी। हाँ। और उसने F1 को कॉल किया था ए क्लास वाले। हाँ। तो आपने बोला था कंपाइलर पहले क्लास ए में चेक करेगा। हाँ। और उसके बाद क्लास बी में जाएगा। F1 अगर क्लास ए में नहीं मिलता तो क्या वो नीचे आता? क्योंकि रूल तो आपने नहीं, बताया नहीं, था। नीचे नहीं आता, कभी भी नीचे नहीं आता। ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। ओके सर, मुझे लगा वो रिवर्स हो रहा है तो इस बार नीचे नहीं, भी जाएगा। नहीं, है ना। ठीक है सर। चाइल्ड में पेरेंट की चीजें आती है, पेरेंट में चाइल्ड की चीज नहीं आती, है ना। यस सर। तो अगर चाइल्ड में कोई चीज नहीं मिल रही है तो अपन पेरेंट में जाके देखें, यस क्योंकि पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं, लेकिन पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यस सर। सिर्फ पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिए चाइल्ड में आने की जरूरत नहीं है। ओके सर, समझिए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके। हाँ अंकित, बिल्कुल सही। ओके, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था ये है फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने F1 फंक्शन को वर्चुअल बना दिया,
और F2 को वर्चुअल नहीं बनाया, क्या फर्क होगा? बता सकते हैं? F1 की भी ओवरराइडिंग हो रही है, F2 की भी ओवरराइडिंग हो रही है, और मैंने F1 को वर्चुअल बनाया, F2 को वर्चुअल नहीं बनाया। अगर मैं A क्लास का पॉइंटर बनाऊं और उसमें A क्लास का ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख दूं, तो P एरो F1 करने पर कौन सा F1 चलेगा बताइए? A क्लास वाला। और P एरो F2 करने पर कौन सा चलेगा? तो भी A क्लास वाला चलेगा। कुछ लोग सही में गधे हैं। B का कहां से आ गया यहां पर अभी काम? ना तो पॉइंटर B का है, ना ऑब्जेक्ट B का है, तो B क्लास में क्यों जा रहे हो? P के अंदर अब मैंने रखा B क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब मैं F1 को कॉल करता हूं, तो बताइए F1 को कॉल किया तो कौन सा वाला कॉल होगा? B का कॉल होगा। और P एरो F2 कॉल करूंगा तो कौन सा कॉल होगा? A वाला कॉल होगा। वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है सभी को? देखो, ओवरराइडिंग में एक प्रॉब्लम है। अगर मैं, आपको याद है मैंने शिफ्ट गियर का एग्जांपल दिया था कार और स्पोर्ट्स कार में, जिससे हमने समझा था ओवरराइडिंग क्यों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने समझा था कि अगर हम स्पोर्ट्स कार क्लास में शिफ्ट गियर की ओवरराइडिंग कर देंगे, तो स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट गियर को कॉल करता है तो स्पोर्ट्स कार क्लास वाला वर्जन चलेगा, अगर कार क्लास का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो कार क्लास वाला चलेगा, और यही हम चाह रहे थे। तो ओवरराइडिंग करके हम निश्चिंत हो गए थे कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास वाला ही शिफ्ट गियर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चलेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर पॉइंटर के द्वारा कॉलिंग हो रही है, और पॉइंटर भी किसका? पेरेंट क्लास का, तो फिर ऑब्जेक्ट किस टाइप का है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, पॉइंटर किस टाइप का है उससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हम पॉइंटर एरो करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि पॉइंटर बना है कार क्लास का, और पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, चाहे कार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, चाहे स्पोर्ट्स कार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो। पॉइंटर एरो करके शिफ्ट गियर को कॉल करेंगे, तो ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर पॉइंटर के टाइप के आधार पे शिफ्ट गियर को पर्टिकुलर क्लास में तलाश करेगा। कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग करते वक्त ऑब्जेक्ट का टाइप क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि आप पॉइंटर एरो करके कॉल कर रहे हो, वहां पे उसे नहीं मालूम कि पॉइंटर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा है, क्योंकि जब प्रोग्राम रन होगा तब ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में आ पाएगा। तो ये तो प्रोग्राम रन होगा तभी तय हो सकता है कि पॉइंटर में किसका एड्रेस। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को सिर्फ इतना मालूम है कि पॉइंटर कार क्लास का बना है, और क्योंकि कंपाइलर को डिसाइड करना ही है, तो वो पॉइंटर के टाइप को आधार मानते हुए, क्योंकि पॉइंटर कार क्लास का है, वो कार क्लास में जाकर ही शिफ्ट गियर फंक्शन को तलाश करेगा, मिल जाएगा और उसे बाइंड कर देगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भले ही पॉइंटर के अंदर स्पोर्ट्स कार क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्यों ना हो, क्योंकि कंपाइल टाइम पे पहले डिसाइड हो चुका है कि शिफ्ट गियर कार क्लास वाला चलेगा, तो ऑब्जेक्ट भले ही स्पोर्ट्स कार का बना है, शिफ्ट गियर चल रहा है कार क्लास का, विच इज रॉन्ग। देखो, एरर आ जाती तो कोई बात नहीं थी, एरर नहीं आई, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, तो ये बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं प्रॉब्लम इन ओवरराइडिंग। निकिता, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम इन ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग कर तो रहे हैं एक अच्छे उद्देश्य के साथ, लेकिन उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है एक खास सिनेरियो में, जब पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तब गड़बड़ हो रही है। बाकी कभी गड़बड़ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल कर रहे हैं तो गड़बड़ नहीं हो रही है। पॉइंटर भी अगर बी क्लास का बना होता तो भी गड़बड़ नहीं हो रही होती, क्योंकि पॉइंटर ए क्लास का है और ऑब्जेक्ट बी क्लास का है। तो ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग पॉइंटर के टाइप को देख रहा है कंपाइलर, पॉइंटर का टाइप पेरेंट क्लास वाला है तो पेरेंट क्लास में जाके फंक्शन को ढूंढ रहा है, जबकि चलना चाहिए चाइल्ड क्लास वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है। ना चले कोई बात नहीं है, पर गलत वाला तो ना चले। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लेट बाइंडिंग करना सोचा। जिन फंक्शन की ओवरराइडिंग हो रही है उनकी लेट बाइंडिंग। देखो, सपोज करो बी क्लास में एक F3 फंक्शन होता, और मैं मेन फंक्शन में P एरो F3 लिखता। सपोज करो कि बी क्लास के अंदर एक F3 नाम का फंक्शन होता और मेन फंक्शन में मैं P एरो F3 लिखता, तो क्या होता बताइए? आपको ये पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि P में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। P में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग करेगा कंपाइलर, कंपाइलर तो पॉइंटर के टाइप को देखेगा, और पॉइंटर का टाइप है A, और A क्लास में कोई F3 फंक्शन नहीं बना होगा तो वो एरर दे देगा। इसलिए एक रूल है, और रूल क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। रूल यह है कि पेरेंट का पॉइंटर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट तो कर सकता है। क्या बोला मैंने? पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट तो कर सकता है, पर चाइल्ड क्लास वाले मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग करेगा तो पॉइंटर के टाइप के आधार पे पेरेंट क्लास में जाके ही ढूंढेगा, तो चाइल्ड क्लास वाले तो मेंबर्स उसे दिखेंगे ही नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया? तो क्या होगा? F3 को कॉल करेंगे, एरर आ जाएगी, क्योंकि पॉइंटर के टाइप के आधार पे कंपाइलर ए क्लास में ही जा रहा है बार बार, तो जो बी क्लास में बना रहे हो वो उसे दिख ही नहीं रहा ना। एरर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर बनकर डिलीवर तो नहीं हो पाएगा ना, एरर आ रही है। लेकिन अगर मैं कॉल कर रहा हूं F2 फंक्शन को जिसकी ओवरराइडिंग हुई है, अब सोचिए कि
पी एरो F2 करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? ए क्लास वाला ही कॉल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर का टाइप ए है। F2 फंक्शन की अर्ली बाइंडिंग हो रही है और पॉइंटर का टाइप ए है, इसलिए ए क्लास वाला ही F2 चल रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बना हो, ए क्लास का या बी क्लास का। यस निकिता। तो पॉइंटर एरो F2 करके हम जिस F2 को कॉल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, पॉइंटर स्पेसिफिक हो रहा है। पॉइंटर जिस क्लास का है, पॉइंटर ए क्लास का है, इसलिए ए क्लास का ही F2 चल पाएगा। जबकि हमने F2 की ओवरराइडिंग करी और ऑब्जेक्ट बी क्लास का बना रहे हैं, मान लो पॉइंटर में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो ओवरराइडिंग के चलते ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक F2 चलना चाहिए ना। देखो एरर आ जाती, जैसे F3 के केस में एरर आ रही थी, एरर आ जाती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां F2 को कॉल कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रही, बल्कि पेरेंट वाला कॉल हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम है। तो F2 के लिए अर्ली बाइंडिंग हो रही है, इसलिए सब हो रहा है। तो हमें क्या सबक मिला कि अगर ओवरराइडिंग कर रहे हो तो उसे लेट बाइंडिंग ही कराना, और वो लेट बाइंडिंग करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। समझ में आया? अगर आपने पेरेंट क्लास में किसी फंक्शन को वर्चुअल घोषित किया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने यहां एक वर्चुअल फंक्शन बनाया F3 ए क्लास के अंदर, पर उसकी ओवरराइडिंग मैंने बी क्लास में नहीं करी है, ठीक है? तो क्या होगा, सोच के देखिए क्या होगा। मैं यहां पर इस तरह के कॉल को भी लिख देता हूं। देखिए अगर यहां पर मैं लिखता हूं पी एरो F3 और यहां पर भी लिख देता हूं पी एरो F3, क्या होगा? दोनों ही जगह पेरेंट क्लास वाला F3 चलेगा। क्यों? क्यों? आपने तो वर्चुअल फंक्शन बनाया, तो क्यों ऐसा होगा? तो इस बात को समझने के लिए अब मैं आपको वर्चुअल फंक्शन की इंटरनल डिटेल दे रहा हूं, थोड़ा डेप्थ में समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान सुनिएगा, इजी नहीं है कॉन्सेप्ट, और नहीं भी समझ में आया तो वर्चुअल फंक्शन तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है? सुनना ध्यान से मेरी बात। जिस किसी क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन होता है, कंपाइलर अपनी तरफ से उस क्लास के अंदर एक VPTR नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना देता है। समझ में आई कुछ बात? अपनी तरफ, समझ नहीं बनाया, अपने आप बन गया। बी क्लास में नहीं बनाएगा, सिर्फ ए क्लास में बनेगा, ठीक है? ओके, तो क्या हुआ होगा कि कंपाइलर ने जब इस क्लास को कंपाइल कर रहा होगा तो इसमें देखा होगा कि यार वर्चुअल फंक्शन इसके अंदर बने हुए हैं, तो उसने एक VPTR नाम का पॉइंटर इंटरनली बना दिया होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइज निकाल कर भी, साइज ऑफ ऑपरेटर्स है, आप चेक करके प्रूफ भी कर सकते हो। साथ ही साथ कंपाइलर ए क्लास के अंदर एक वी टेबल भी बना देगा और बी क्लास में भी वी टेबल बना देगा। ये वी टेबल एक एरे है, वी टेबल एक एरे है जो उसने ए क्लास में भी बनाया और बी क्लास में भी बनाया। ध्यान रहे, ये वी टेबल एक स्टैटिक एरे है जो ए क्लास में भी बना और बी क्लास में भी बना। एरे किसका है? स्टैटिक एरे है, ध्यान रखिएगा, मतलब पूरी क्लास के आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना दें, ये एरे एक ही होगा क्योंकि स्टैटिक है ना। ये एरे पॉइंटर्स का एरे है। कैसा एरे है? पॉइंटर्स का, यानी इस एरे का हर वेरिएबल क्या है? पॉइंटर है, ठीक है? वी टेबल के अंदर, वी टेबल एक एरे है, उसके अंदर हर वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट करने के लिए बने हैं? ये बने हुए हैं फंक्शंस को पॉइंट करने के लिए, मतलब ये पॉइंटर्स फंक्शन को पॉइंट करने वाले पॉइंटर्स हैं। आज तक आपने सुना होगा कि पॉइंटर्स किसी वेरिएबल को पॉइंट करते हैं। देखिए, पॉइंटर्स फंक्शन को भी पॉइंट कर सकते हैं, फंक्शन का भी एड्रेस कंटेन कर सकते हैं। वी टेबल के अंदर कौन से फंक्शंस का एड्रेस होगा? उस क्लास के रिस्पेक्ट में जो वर्चुअल फंक्शंस हैं उनका। इसका अर्थ यह हुआ कि ए क्लास के वी टेबल में F1 फंक्शन का एड्रेस होगा और F3 फंक्शन का एड्रेस होगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि ये पॉइंट कर रहा है इस वाले फंक्शन को और ये पॉइंट कर रहा है इस वाले फंक्शन को, ठीक है? बी क्लास के अंदर F1 की ओवरराइडिंग हो रही है। पिछली क्लास में बताया था, कई लोगों ने शायद अच्छे से नोट नहीं करा होगा, मैं फिर दोहरा देता हूं, नोट्स में जरूर लिखेगा। अगर किसी क्लास में कोई वर्चुअल फंक्शन बनता है तो उसकी किसी डिसेंडेंट क्लास में अगर उस फंक्शन की ओवरराइडिंग होती है तो वो भी वर्चुअल माना जाता है। समझ में आया क्या? ए क्लास के अंदर F1 फंक्शन क्योंकि वर्चुअल है तो बी क्लास के अंदर भी F1 वर्चुअल माना जाएगा, उसके लिए वर्चुअल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो बी क्लास के अंदर भी वर्चुअल फंक्शन है F1, तो उसकी एंट्री होगी, और इस बार ये F1 कौन सा वाला होगा? ये बी क्लास में जो F1 बना है उसका एड्रेस होगा। और साथ ही साथ F3 फंक्शन का भी एड्रेस होगा जो कि पेरेंट के बी टेबल में भी है। लेकिन बी क्लास के अंदर F3 फंक्शन की ओवरराइडिंग नहीं करी गई। अगर करी जाती तो ये F3 का एड्रेस बी क्लास वाला F3 का एड्रेस होता, परंतु फिलहाल ये ए क्लास वाले F3 का ही एड्रेस है। F1 के केस में बी क्लास वाले F1 का एड्रेस है क्योंकि बी क्लास में ओवरराइडिंग की गई है F1 की। ओवरराइडिंग नहीं होती तो पेरेंट वाले वर्जन को ही ये पॉइंट करता। अब मेन फंक्शन के बारे में जरा सोचिएगा। मेन फंक्शन में हमने एक पॉइंटर बनाया पी नाम का, जो कि ए क्लास का पॉइंटर है, और फिर हमने बनाया ए क्लास का ऑब्जेक्ट। देखिए, इस ऑब्जेक्ट में एक VPTR नाम का पॉइंटर होगा,
अभी हमने डिस्कस किया, और भी हो सकते हैं वेरिएबल, लेकिन वीपीटीआर के बारे में बात करें। वीपीटीआर तो है, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और पी इसको पॉइंट कर रहा है। ये मेन फंक्शन की शुरुआत की 2 लाइन से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीपीटीआर में क्या है, ये ऑब्जेक्ट ए क्लास का है, ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो वीपीटीआर है उसमें ए क्लास के वी टेबल का एड्रेस होता है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट तुमने ए क्लास का बनाया तो उसके अंदर वीपीटीआर पॉइंटर होगा और वो पॉइंट करेगा ए क्लास के वी टेबल को। तो जब आप पी एरो F1 लिख रहे हो तो उसकी लेट बाइंडिंग हो रही है, ध्यान रखना। अर्ली बाइंडिंग की चिंता मत करो, अर्ली बाइंडिंग तो तुम्हें समझ में आ चुका है। बात हो रही है सिर्फ लेट बाइंडिंग की। लेट बाइंडिंग किस की हो रही है? लेट बाइंडिंग हो रही है F1 फंक्शन की लेट बाइंडिंग। F2 की तो अर्ली बाइंडिंग हो रही है ना, F3 की हो रही है लेट बाइंडिंग। नीचे भी लिख देता हूं कि F1 की हो रही है लेट बाइंडिंग, F2 की हो रही है अर्ली बाइंडिंग और F3 की हो रही है लेट बाइंडिंग। निकिता डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इस टॉपिक को छोड़ दो। मैंने इसमें पहले ही बोला, अगर वर्चुअल फंक्शन तो आपको समझ में आ चुका है, तो ये तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ इसको। डाउट है तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, पूछ लो। निकिता कंचन, हेलो सर। हाँ पूछो डाउट। सर ये वी पॉइंटर ये अपने आप कंपाइलर ने बना लिया, तो फिर ये वी टेबल है, इसमें जो हमारे वर्चुअल पॉइंटर्स हैं उनका एड्रेस आ गया, फिर तो- उसके बाद ये जो क्लास बी में वी टेबल है, तो इसमें सर कैसे हो रहा है, मतलब उसके बाद तो तो नहीं पहले सर। एक चीज समझो, अगर किसी क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन है तो कंपाइलर उस क्लास में एक पॉइंटर बनाता है वीपीटीआर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? बी क्लास में नहीं बना, सिर्फ ए क्लास में बना रहा है। पर क्योंकि वो वेरिएबल है तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी उसके अंदर वीपीटीआर रहेगा और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी उसके अंदर वीपीटीआर होगा ड्यू टू इनहेरिटेंस। यस सर। ठीक है, वी टेबल वो ए क्लास के लिए भी बनाएगा और बी क्लास के लिए भी बनाएगा। और वी टेबल एक स्टैटिक एरे होता है, तो इसका मतलब क्लास के तुम कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टैटिक एरे तो एक ही बार बनेगा पूरी क्लास के लिए। यस सर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ए क्लास का वी टेबल है उसमें ए क्लास के वर्चुअल फंक्शंस के एड्रेस रखे हुए हैं, यस सर। और जो बी क्लास का वी टेबल है उसमें बी क्लास के वर्चुअल फंक्शंस के एड्रेसेस रखे हुए हैं। यस सर। अब F3 की ओवरराइडिंग नहीं हुई है, इसलिए बी क्लास के वी टेबल में F3 के एड्रेस के रूप में वो ए क्लास वाले F3 का ही एड्रेस रख रहा है। यस सर। है ना? तो बी क्लास के लिए F3 का मोस्ट मॉडिफाइड वर्जन अगर बी क्लास में बना होता F3 तो वो होता, यस सर। और नहीं बना बी क्लास में तो जो ए क्लास में F3 बना है वही सबसे मॉडिफाइड है, लेटेस्ट। यस सर। F1 के बारे में बात करें तो बी क्लास में F1 की ओवरराइडिंग हुई है, इसलिए बी क्लास के रिस्पेक्ट में F1 की मोस्ट मॉडिफाइड डेफिनेशन वो है जो बी क्लास में बनी है। यस सर। ठीक है, तो दोनों के वी टेबल अलग अलग है। अब मैं कह रहा हूं मेन फंक्शन के अंदर हमने जैसे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिली, न्यू ए जब लिखा तो उसके अंदर एक वीपीटीआर नाम का पॉइंटर बना होगा, जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा। वो वीपीटीआर क्योंकि ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर है उसमें ए क्लास के वी टेबल का एड्रेस असाइन होगा। यस सर। ये सब बिहाइंड द सीन अपने आप हुआ है। अब जब हमने लिखा है पी एरो F1 तो मैंने कहा क्योंकि इसको वर्चुअल बनाया हुआ है तो इसकी लेट बाइंडिंग हो रही होगी। तो ये सब जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये मैकेनिज्म लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। यस अर्ली बाइंडिंग तो कंपाइलर जिस तरीके से करता है वो आपको मालूम ही है। सर। यस सर। तो पी एरो F1 जब आपने करा तो रन टाइम पे पॉइंटर के टाइप के आधार पर नहीं, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है डायग्राम में देखो, पी किसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर के वीपीटीआर को देखो, उस वीपीटीआर के द्वारा किस वी टेबल को पॉइंट किया जा रहा है उस वी टेबल को देखो, उस वी टेबल में F1 का एड्रेस क्या है, कौन से F1 का एड्रेस है, तो उससे बाइंड हो जाएगा। यस सर। आ गया। तो इस है ना, ठीक है, तो इसलिए हमारा ए क्लास वाला F1 चलेगा। F2 की तो अर्ली बाइंडिंग हो रही है, उसको छोड़ दो, F3 की बात करते हैं। अब F3 पी एरो F3 लिखा है हमने, लेट बाइंडिंग हो रही है, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट में वीपीटीआर को देखो, वीपीटीआर किस वी टेबल को पॉइंट कर रहा है उसको देखो, उसमें F3 की एंट्री है, हाँ तो उसके साथ बाइंड कर दो, तो ये ए क्लास वाला F3 चलेगा इस जगह पर। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डिलीट हो गया। और अब हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया बी क्लास का, यह बी क्लास का ऑब्जेक्ट, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक वीपीटीआर होगा, वीपीटीआर, और इस बार पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा इस नए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि बी क्लास का है, और इसका वीपीटीआर पॉइंट कर रहा होगा बी क्लास वाले वी टेबल को। तो जब आप पी एरो F1 कर रहे हो, लेट बाइंडिंग हो रही है, तो पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को देखो, उसके अंदर मौजूद वीपीटीआर को देखो, उस वीपीटीआर में जिस वी टेबल का एड्रेस है उस वी टेबल को देखो, उस वी टेबल में जिस F1 का एड्रेस है उस F1 के साथ बाइंड हो जाएगा, इसलिए बी क्लास वाला F1 चलेगा। पी एरो F2 की तो अर्ली बाइंडिंग हो रही है, पी एरो F3 देखो उसकी लेट बाइंडिंग हो रही है, तो पी एरो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर वीपीटीआर को देखो, वीपीटीआर से वी टेबल पर पहुंच जाओ, उसमें अंकित उसमें F3 का एड्रेस कौन से वाले F3 का एड्रेस है, जो ए क्लास में रखा हुआ है, इसलिए ए क्लास वाला F3 चल जाएगा, और सही भी है ना। अगर बी क्लास में होता F3 तो वी टेबल में उसकी एंट्री होती तो वो चलता, और वो नहीं है इसलिए पैरेंट क्लास वाला चल रहा है, और ये तो होना भी चाहिए ना कि चाइल्ड क्लास में नाम का फंक्शन नहीं है तो पैरेंट वाला वर्जन चले। ठीक है, तो ऐसे इंप्लीमेंट होता है वर्चुअल फंक्शन। अनिरुद्ध अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने हमें बताया कि जैसे स्टैटिक एरे तो वो पूरे प्रोग्राम में एक ही बार बन सकता है, तो सर जैसे पहली बार बना वीपीटीआर वाला, तो फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया तो वो मेमोरी से हट गया, तो फिर कौन हट गया, वीपीटीआर पहले ए के लिए जो वीपीटीआर हटा है, वी टेबल नहीं हटा है। जी सर, तो सर मतलब हमने डिलीट लिखा है तो उसे वो हट गया, अब फिर हमने नया ऑब्जेक्ट पी का ऑब्जेक्ट डाला, फिर उसमें दूसरी बार वीपीटीआर बना तो फिर उसकी वी टेबल कॉल हुई, तो सर अगर हम गलती से हम डिलीट पी लिखना भूल जाते हैं ए के बाद, ए वाले के बाद, तो सर फिर क्या यही आएगा कि स्टैटिक हमने दो बार कॉल किया? नहीं, अगर तुमने डिलीट पी नहीं लिखा तो भी तुमने पी में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा, अब पी में दो एड्रेस तो रह नहीं सकते, तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पी में नहीं रह जाएगा, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा।
ओवरराइड हो जाएगा मतलब। तो ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी लीक हो गया। ओके सर। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, मतलब कि जैसे आपने बोला कि ये सब जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं ये पॉइंटर के साथ जब हम कर रहे हैं तभी आ रहे हैं मतलब। तो सर मैं ये मतलब थोड़ा ऑफ करके जानना चाहता हूं, मतलब कि ये पॉइंटर वाला मेथड बढ़िया है क्या कि हम अगर ये सब इश्यूज रखने के लिए हम सिर्फ बात बढ़िया की नहीं है, बात मजबूरी की है। कई जगह पे आपको पॉइंटर यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो जब पॉइंटर का यूज करना ही पड़ेगा तब आपके पास चॉइस नहीं होगी। ओके। अभी क्योंकि हम किसी रियल सिनेरियो को एग्जांपल के तौर पे नहीं ले रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि यार हम पॉइंटर यूज ही नहीं करेंगे। पॉइंटर यूज ही नहीं करेंगे तो ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है ना। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया? पॉइंटर को ऐसा थोड़ी है कि आपने जबरदस्ती यूज करना है, वो तो मजबूरी होगी, आपको पॉइंटर यूज करना पड़ेगा कई जगह। चलिए सभी लोग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्योर वर्चुअल फंक्शन। Now what is pure virtual function? A do nothing function is called pure virtual function. एक ऐसा फंक्शन जो कोई काम नहीं करता वो प्योर वर्चुअल फंक्शन। फंक्शन हैज नो बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द क्लास। हम सिर्फ उसका डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे हमने कोई क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, कुछ भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। समझ रहा है? लेकिन अगर यहां मैं सेमीकोलन लगा दूं तो आपको ये लगेगा कि मैं इसको बाहर डिफाइन करने वाला हूं मेंबरशिप लेवल लगा के, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं इसको डिफाइन करूंगा ही नहीं। तो मैं असाइनमेंट 0 लगाकर सेमीकोलन करूंगा और साथ में इसको वर्चुअल भी बनाऊंगा। ये कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब वर्चुअल फंक्शन तो ये है ही, पर इसकी कोई डेफिनेशन इस ए क्लास के रिस्पेक्ट में नहीं होगी। और ये बताने के लिए मैंने ये असाइनमेंट 0 वाला स्पेशल सिंटैक्स यूज किया है। समझ में आया? नाउ दिस फंक्शन इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। दिस इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए इस क्लास के अंदर और भी कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये क्लास एक नॉर्मल क्लास की तरह ही है, परंतु हो सकता है कि इसमें एक फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो। नहीं सनी कुमार, एम्प्टी बॉडी का मतलब है फंक्शन विथ नो कोड, है ना। मतलब हमने ब्लॉक बनाया पर कोड नहीं लिखा, फंक्शन चला पर कुछ काम नहीं हुआ, वो नहीं है ये। इसमें तो ब्लॉक ही नहीं बनेगा। इसमें स्पेशली हम बता रहे हैं कि इसकी कोई कोडिंग नहीं होगी। ये स्पेशल सिंटेक्स इसी के लिए, तभी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी क्लास के रिस्पेक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो वर्चुअल फंक्शन होता है, और इसको डिक्लेयर करते वक्त हम असाइनमेंट 0 लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बना। ठीक है, समझ में आई इतनी बात कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? ओके, अब इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द पर्पस, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाया तुमने क्लास में? तो जवाब होगा ताकि इस क्लास को हम बना सकें एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो आप कहेंगे एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनाना रिस्ट्रिक्टेड है। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, जिसका इंस्टेंसिएशन नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हो सकता है सवाल आपसे इस तरह से भी पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती है सी प्लस प्लस में, क्या बोलोगे? क्लास के अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, और कोई तरीका नहीं है सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का। सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसका क्या तरीका है? क्लास के अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं पर कम से कम एक बनाना पड़ेगा। समझ में आया? व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? क्लियर है? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन? क्लियर है? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने से क्या हुआ? क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि हम ऐसी क्लास क्यों बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्ट ही ना बनाया जा सके, और फिर ऐसी क्लास को फिर यूज कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, क्लास के दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक यूजर 1 एक यूजर 2। तो यूजर 1 नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन यूजर 2 तो होगा। कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता पर चाइल्ड क्लास तो बना सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास केवल बेस क्लास के रूप में काम आ सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन ओनली सर्व एज बेस क्लासेस। ठीक है, यहां हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर मुझे एक क्लास को यूज करना है तो क्या जरूरी है? इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, उसकी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी है तो उसकी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। To use an abstract class, you have to create derived class.
इन डिराइव्ड क्लास, देखो तुम ये क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर तुम ए क्लास की चाइल्ड क्लास बना लोगे जैसे कि बी, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना पाओगे क्योंकि इनहेरिटेंस के चलते प्योर वर्चुअल फंक्शन बी क्लास का भी मेंबर है, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका भी एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसीलिए रूल है कि अगर आप डिराइव्ड क्लास बना रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डिराइव्ड क्लास बना रहे हो, तो आपको या तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा या अगेन उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। दो में से एक काम करोगे। अगर ओवरराइड कर दोगे तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल हो पाएगा, और अगर अगेन उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दोगे बी क्लास में, तो बी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। In derived class, you have to either override pure virtual function of abstract class or redeclare it as a pure virtual function again. In the later case, derived class will also become an abstract class. समझ में आया? तो फिर बी क्लास की भी कल को कोई चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी, सो दैट तभी तो यूज कर पाओगे, वरना यूज कैसे करोगे? अनिरुद्ध, ओवर प्राइवेट मेंबर्स की ओवरराइडिंग थोड़ी करोगे, करोगे भी तो प्राइवेट से प्राइवेट नहीं आएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सिमरन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसकी बात मैं करता हूं। तो आपको समझ में आया कि क्लास बी जब आप बनाओगे तो आपको ए क्लास को इनहेरिट करना है और उसके अंदर आपको इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग करनी है। ओवरराइडिंग करने तो प्रोटोटाइप सेम रखेंगे, जो भी होगा प्रोटोटाइप वही आपको लिखना होगा। इंट ए कुछ भी होगा, इंट बी, और फिर इसकी जो भी कोडिंग होगी वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए वर्चुअल इसलिए है ताकि लेट बाइंडिंग हो और पॉइंटर के थ्रू कहीं कॉलिंग ना हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है पेरेंट का पॉइंटर चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, लेकिन ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग पेरेंट वाला वर्जन कॉल हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए आपने वर्चुअल लिखा है। ठीक है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी गलत ना हो जाए उसको रोकने के लिए। अब आप लेट्स से मेन फंक्शन में बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप ए क्लास का पॉइंटर, ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पॉइंटर बन सकता है। जैसे ए क्लास का मैंने बना दिया पॉइंटर, उसमें मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट एड्रेस कर दिया, और फिर अगर मैं लिखता हूं पी एरो f1, तो यस इट इज पॉसिबल, कुछ वैल्यू पास कर रहा हूं लेट्स से, यस इट इज पॉसिबल, तो बी क्लास वाला वर्जन चल जाएगा, ए क्लास वाला नहीं चलेगा। क्लियर? अब कई लोग ये पूछेंगे कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाएंगे यार, क्या फायदा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का? जरा सोच के देखो कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो वहां पे टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीचर नाम की क्लास है और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट नाम की क्लास है। क्या आपको नहीं लगता दोनों में बहुत कुछ कॉमन, जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? दोनों पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन है। तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड जनरलाइजेशन, जो ये कहता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में दो क्लासेस ऐसी बन रही हैं जो एक ही कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं, तो बेटर है कि वो सुपर कैटेगरी इंट्रोड्यूस करो। मैंने यही बात समझ में, मैं कह रहा हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको टीचर क्लास बनाती थी, स्टूडेंट क्लास बनानी थी। जनरलाइजेशन ये कहता है क्योंकि ये दोनों की सुपर कैटेगरी है पर्सन, तो बेटर है इस प्रोजेक्ट में आप पर्सन नाम की क्लास भी बनाएं। अब आप ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप रियल वर्ल्ड में, मतलब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जिसका डेटा आपको रखना है वो कौन है, स्टूडेंट या टीचर। तो आपको स्टूडेंट का डेटा रखना है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, टीचर का डेटा रखना है तो टीचर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। पर्सन रखने का ऑब्जेक्ट आप कभी भी नहीं बनाओगे। तो पर्सन क्लास ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस प्रोजेक्ट की, लेकिन जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के चलते हमें पर्सन क्लास बनानी है। आइडिया ये है कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर और स्टूडेंट में, वो दोनों पर्सन क्लास में एक बार ऊपर बना देंगे ड्यू टू इनहेरिटेंस। पर्सन क्लास से इनहेरिट करके स्टूडेंट में भी वो चीजें आ जाएंगी और टीचर में भी आ जाएंगी। इससे क्या होगा कि कल को अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े उन प्रॉपर्टीज में, उन फंक्शंस में, तो हम केवल पर्सन क्लास में करेंगे और दोनों क्लासेस को उसका फायदा मिल जाएगा, दो जगह में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सो जनरलाइजेशन इसीलिए कि मेंटेन करने के लिए आपके लिए काम आसान हो जाता है, आपको ज्यादा बार बार लिखना नहीं पड़ता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बहुत सारे फायदे, इसलिए जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये सुपर कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, हमने पर्सन क्लास बना दी, लेकिन पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि पर्सन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर केवल पर्सन का डेटा नहीं रखेंगे, या तो वो स्टूडेंट होगा या फिर वो टीचर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पर्सन क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, वरना गलती से अगर किसी ने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो वो तो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ऐसी कोई एंटिटी है ही नहीं ना, पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन रख के हम क्या करेंगे? क्लियर हुआ? चलो गुड, यस निकिता, दैट्स ग्रेट। सिमरन अनम्यूट किया आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर अभी जैसे यहाँ पर हमने वर्चुअल मतलब कि लिख दिया यहाँ पे क्लास में वर्चुअल करके F1 फंक्शन बना दिया। तो सर ये जैसे आपने बोला कि जो अगर हम सिंपल वर्चुअल ये बना देंगे, क्या बोलते हैं, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर हम क्लास बी में बना देंगे ओवर बिना, तो मतलब वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। यस, तो फिर कल को हमें उसकी भी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो सर पर इसमें भी तो ये इसमें भी अच्छा इसमें 0 इक्वल्स टू 0। ओके सर एक चीज और पूछनी है, जैसे अभी आपने पहले जो पढ़ाया था हमें जो सर आपने इससे पहले पढ़ाया था, हाँ सर, इसमें हमने पॉइंटर मतलब हमने पॉइंटर में बी क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसका एड्रेस रख दिया। बस सर जो पी पॉइंटर असाइन करा था F2 फंक्शन को, वो ए का दिखा रहा था, है ना सर? तो बोला था आपने कि एरर है, मतलब ये गलत बात है कि ये इसका दिखा रहा है, तो सर इसका फिर सॉल्यूशन क्या था सर? वर्चुअल बनाना आपको बनाना पड़ेगा, है ना? हां, डिफरेंस समझाने के लिए मैंने F1 भी बना के बताया, F2 भी बना के बताया आपको। ओके, आपने सर बनाने के लिए बताया था ये। हां, ओके, F2 को भी वर्चुअल बनाना चाहिए। ओके सर। और सर एक चीज और, जैसे कि कल आपने फंक्शन ओवरराइडिंग सिखाई थी, उसका बेनिफिट आपने बताया था, तो सर जैसे कि फंक्शन हाइडिंग था, तो सर उसका बेनिफिट क्या है?
उसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, उसने सिर्फ हाइड कर दिया है, पेरेंट वाले वर्जन को हाइड कर दिया, क्योंकि उसमें तो आर्गुमेंट से डिफरेंट हो गए ना। यस सर। हाँ, तो उसमें सेम नेम है सर्विस का, लेकिन आर्गुमेंट्स में अंतर है। ओके, उसका कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कोई और बेनिफिट नहीं है। और सर एक चीज़ और छोटी सी, तब आप क्लास तब सर आपने क्लास बनानी सिखाई थी, मतलब एक पेरेंट से चाइल्ड क्लास बनानी सिखाई थी। हम्म। तो सर आपने एक बच्चे ने आपसे पूछा था कि सर क्या हम एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं? तो आपने कहा था कि फ्रेंड बनाने का कोई फायदा नहीं, आपने कुछ ऐसे बताया था, मतलब कि उसके प्राइवेट, मतलब कि तो सर हम बना दें, सिंपल क्वेश्चन ये है कि हम क्या एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं? आपने इसका अर्थ ये होता है कि उस क्लास के सारे फंक्शंस जी। दूसरी क्लास के फ्रेंड हैं। यस। तो पहली वाली क्लास फ्रेंड क्लास कहलाती है, दूसरी वाली की क्लास के फ्रेंड होने का ये मतलब है। ओके, तो बना सकते हैं हम एक क्लास दूसरी क्लास का फ्रेंड। भाई ऐसा सिनेरियो बहुत ही मतलब रेयर सिनेरियो होगा, मतलब क्लास के सारे फंक्शन किसी दूसरी क्लास के फ्रेंड है। ओके। हाँ। थैंक यू सर, ये पूछना था। ओके, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ डाउट रह गए हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है ना? तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।